हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड बिजनेस मार्केट। ये पार्ट 1 है इसका। तो इसमें हम लोग ये समझेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर को आज के टाइम में मार्केट का किंग माना जाता है। प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस करता है तो वो कंज्यूमर की नीड, उनके वांट्स को वो ध्यान में रखते हुए करता है। अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो पहले हम कंज्यूमर की नीड को देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्शन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ही सेल की जाती है। कंज्यूमर के बारे में ये जानने के लिए ज़रूरी होता है कि वो कौन है। पहले तो हु इज़ ही और शी, कि वो कौन है, वो कैसे बिहेव करता है, और कंज्यूमर किस तरह के हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रियल मार्केट कैसी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती हैं। कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें कंज्यूमर के बिहेवियर का पता नहीं चलेगा तब तक जो प्रोड्यूसर है उसको पता नहीं होगा कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है, सेलर को पता नहीं होगा कि उसको क्या सेल करना है। तो इन सब के लिए कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने की ज़रूरत है। और अदरवाइज़ भी अगर हम आज का एरा देखें तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो डायनामिक है, वो बार बार चेंज होता रहता है, स्टेबल नहीं होता, बार बार वो चेंज होता रहता है। तो हमें कॉन्टिन्यूटी में कंज्यूमर के बिहेवियर को देखना होता है, उसको हमें चेक करना होता है कि एक पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है। तो इन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर होते कौन है। कंज्यूमर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसके पास परचेजिंग पावर है टू पे फॉर हिज वांट्स एंड नीड। कि कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसके पास इतना पैसा है कि वो किसी गुड्स या सर्विस को वो परचेज़ कर सकता है जो उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और परचेज़ करने के लिए उसके पास मनी अवेलेबल है, उसकी परचेजिंग पावर है कि वो अपनी वांट्स और अपनी नीड्स के लिए वो पे कर सकता है। तो इसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो कंज्यूमर के अंदर हम इंडिविजुअल को भी ले रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी ले रहे हैं। तो कंज्यूमर का जो मेन पर्पस होता है वो क्या फाइंड आउट करता है कि वो अपने लिए राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस को फाइंड आउट करना चाहता है जो उसकी नीड है, ठीक है। और वो नीड ये किसके बेस पर वो वेटेज देता है, क्वालिटी के बेस पर होता है, प्राइस के बेस पर होता है, कन्वीनियंस कितना है, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, गारंटी, वारंटी। तो इन सारी चीज़ों को वो चेक करता है और उसके बाद परचेज़ करने का वो डिसीज़न लेता है। तो ये कंज्यूमर है। इसके बाद जो कंज्यूमर है इनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट टाइप की कंज्यूमर आती हैं वो है फाइनल और एंड यूज़र। सेकेंड जो कंज्यूमर होते हैं वो है इंटरमीडिएट यूज़र या बिजनेस यूज़र। तो अगर हम फर्स्ट टाइप के कंज्यूमर की बात करें, फाइनल और एंड यूज़र, ये कौन है कि जो डायरेक्टली जिन चीज़ों को उन्होंने ख़रीदा है तो उसका वो कंजम्पशन करते हैं, मतलब उसको वो रीसेल के लिए नहीं ख़रीद रहे हैं या उसकी वैल्यू को वो और एडिशन नहीं करेंगे, उसको वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए वो उसको ले रहे हैं। तो वो एंड यूज़र या फाइनल यूज़र होते हैं, मतलब अपने लिए उन्होंने ख़रीदा है, अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए ख़रीदा है, या कुछ ऐसे लोगों के लिए ख़रीदा है जो उनसे पर्सनली बहुत ज़्यादा वो बॉन्ड है, ठीक है। उस बॉन्डेज की वजह से वो उसको ख़रीद रहे हैं किसी और को देने के लिए, तो वो उनका फाइनल यूज़र्स ही कहलाएंगे, उनको हम एंड यूज़र्स ही बोलेंगे। जो सेकेंड टाइप के यूज़र है वो होते हैं इंटरमीडिएट यूज़र या बिज़नेस यूज़र। जो इंटरमीडिएट यूज़र हैं या बिज़नेस यूज़र हैं ये अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स को नहीं ख़रीदते हैं, रादर वो उनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करके उनकी वैल्यू का एडिशन करते हैं और उनको फर्दर फिर वो सेल कर देते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हो सकता है, या हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, या फाइनल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जिनका यूज़ हम किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कर रहे हैं, तो उनको हम बिज़नेस यूज़र बोलते हैं। जैसे अगर कोई भी बिज़नेस अगर वो कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसके लिए उनको जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो उन सब चीज़ों को परचेज़ करेगा। तो वो फाइनल यूज़र नहीं है, रादर वो बिज़नेस यूज़र है, क्योंकि बिज़नेस के पर्पज़ के लिए वो गुड्स को ख़रीद रहा है, तो उसको बिज़नेस यूज़र कह सकते हैं। जैसे अगर
किसी पर्सन का बिजनेस फर्नीचर का है तो वो उसके लिए वुड परचेज़ करेगा, पेंट परचेज़ करेगा, क्लोथिंग परचेज़ करेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें वो ख़रीद रहा है तो वो अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए वो नहीं खरीद रहा, पर्सनल कंजम्पशन के लिए वो उनको परचेज़ नहीं कर रहा है, रादर वो उनका यूज़ करेगा और फिर फर्दर उसको जो गुड्स बना रहा है उनके प्रोडक्शन में वो चीज़ें हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो इंटरमीडिएट यूज़र या बिज़नेस यूज़र होते हैं। अच्छा, अब एक डिफ्रेंशिएट किया गया है बिज़नेस मार्केट और कंज्यूमर मार्केट में। तो कंज्यूमर मार्केट बेसिकली कौन सी मार्केट है? इसके अंदर उन कंज्यूमर्स की बात हो रही है जो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स को ख़रीद रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड अगर हम बिज़नेस मार्केट के बारे में देखें तो ये कौन सी मार्केट होती है जो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, रादर वो उनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करेंगी, उनकी वैल्यू एडिशन करेगी और किसी और को बेचने का वो काम करेंगी। तो पर्सनल पर्पज़ के लिए वो नहीं खरीद रही हैं, रादर वो उनको किसी और को सेल करेंगी, तो उस पर्पज़ के लिए वो उनको खरीद रही हैं। अब इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे पहले फोकस ऑफ अप्रोच के बेस पर डिफरेंस की हम बात करते हैं। तो इसमें जो अगर बिज़नेस मार्केट की हम बात करें, पहले हम बिज़नेस मार्केट का देखते हैं। तो बिज़नेस मार्केट के अंदर जितने भी मार्केटिंग एफर्ट्स किए जाएंगे या जो भी मार्केटिंग एक्टिविटी होंगी वो सब की सब इंडिविजुअल कस्टमर के लिए होती हैं। कि अगर हम कोई बड़े लेवल की मशीन बना रहे हैं तो वो किसी इंडिविजुअल कस्टमर को हम माइंड में लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम एक कंज्यूमर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर कस्टमर को एज ए ग्रुप देखा जाता है। हम एक ग्रुप के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम कुछ ईडेबल्स बना रहे हैं या हम लोग का आइसक्रीम्स का कुछ काम है, ठीक है, तो या फिर पार्लर वगैरह है, तो वहाँ पर हम किसी एक पर्सन को हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम पूरा एक ग्रुप देख रहे हैं कि ग्रुप क्या चाहता है, कि जो कंज्यूमर है उनकी नीड, उनकी डिमांड, उनका टेस्ट कैसा है, तो उन सबको हमें देखना होता है। तो यहाँ जो अप्रोच है बेसिकली, अगर हम एक बिज़नेस मार्केट की बात करें तो वहाँ पर इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच होती है। लेकिन अगर हम एक कंज्यूमर मार्केट की बात करें तो वहाँ जो हमारी अप्रोच है वो मास बेस्ड या ग्रुप बेस्ड होती है। तो इसमें हम पूरे ग्रुप को चेक कर रहे हैं, हम सेगमेंट को चेक कर रहे हैं, हम एक इंडिविजुअल को फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो होता है हम एक ग्रुप को फोकस करते हैं कंज्यूमर मार्केट के अंदर। सेकंड जो डिफरेंस का बेस है दैट इज़ सेगमेंटेशन। बिजनेस और कंज्यूमर मार्केट, ठीक है, दोनों तरह की मार्केट में ही दोनों तरह की जो मार्केट होती है कस्टमर का सेगमेंटेशन ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बेस्ट रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में जो बेस होता है सेगमेंटेशन का वो अलग अलग होता है। अगर हम कंज्यूमर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर सेगमेंटेशन कैसे होगा, उसमें जो सेगमेंटेशन के बेस होते हैं, जो मेन पैरामीटर हम लेके चलते हैं वो अर्बन रूरल के बेस पर हो सकता है, जेंडर के बेस पर हो सकता है, मेल फीमेल है, एज ग्रुप के बेस पर हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं, रीजनल लोकेशन के बेस पर हो सकता है, उनकी हैबिट्स के बेस पर हो सकता है, ठीक है। इस बेस पर हम कस्टमर को उनका सेगमेंटेशन कर देते हैं। लेकिन अगर हम बिज़नेस मार्केट की बात करें तो वहाँ पर हमें जो सारा का सारा जो चेंज है, हमें कुछ ऐसा रीजनल लोकेशन के बेस पर या जो कुछ अलग जैसे मेल फीमेल वगैरह के बेस पर हमें उनको डिफरेंशिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें उन चीज़ों को देखते हैं कि जिनमें उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर वो सेम इंडस्ट्री से आ रहे हैं तो उनमें सिमिलैरिटी होगी, ठीक है। जैसे अगर हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उनके लिए जिन मशीनरीज़ की रिक्वायरमेंट अगर हमें है, तो जो दूसरी इंडस्ट्री उस तरह के प्रोडक्ट को बना रही है तो उनको भी सेम मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर सेगमेंटेशन, चाहे उसको मेल चला रहा है या उसको फीमेल चला रही है, तो वहाँ पे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसका ओनर कौन है, ठीक है। तो वहाँ जो बेसिक हम जो हम सेगमेंटेशन करते हैं वो किसके बेस पर करते हैं कि वो किस इंडस्ट्री से आ रहे हैं, उनका जो इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस का बेस है दैट इज़ फिनांसिंग। फिनांस को तो हम किसी भी बिज़नेस का हम लाइफ ब्लड मान के चलते हैं। फिनांस के बिना किसी भी बिज़नेस को हम चला नहीं सकते हैं, हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं विदाउट फिनांस। तो फिनांस की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो फिनांस में इतनी ज़्यादा पावर है कि हम अपनी डिज़ायर को अपनी डिमांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंज्यूमर मार्केट के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल परचेजेस को अफोर्ड किया जा सकता है,
ठीक है, जहाँ पर मतलब यहाँ हमें ऐसा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर हम लेना भी चाहते हैं तो लोन फिनांस ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर हम बिज़नेस मार्केट की बात करें तो उनकी जो फिनेंशियल नीड है, उनकी जो फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उनको मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो बिज़नेस में फिनांस की रिक्वायरमेंट तो है ही, उनको ग्रोथ के लिए भी चाहिए हैं। अगर हम कंज्यूमर मार्केट से कंपैरिजन करें तो इस तरह की मार्केट के अंदर ज़्यादा फिनांस की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम बिज़नेस के रिगार्डिंग कोई भी गलत डिसीज़न ले लेते हैं, परचेज़ का गलत डिसीज़न ले लिया जाता है तो वो रिवर्सेबल नहीं होता है, उसका इफ़ेक्ट जो होगा वो परचेज़र के ऊपर पड़ेगा। तो बिज़नेस बायर के ऊपर मतलब बिज़नेस बायर को काफ़ी सोच समझ कर डिसीज़न लेने होते हैं, क्योंकि उनको मनी को अरेंज करना है। लेकिन अगर हम कंज्यूमर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर रिवर्स करना पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मनी को स्पेंड नहीं किया जाता। तो इस बेस पर भी हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कमिटमेंट जो नेक्स्ट जो बेस है बिज़नेस मार्केट और कंज्यूमर मार्केट को डिफ्रेंशिएट करने का, कमिटमेंट में क्या होता है कि वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कमिटमेंट की बात हो रही है कि वेंडर किस तरह का कमिटमेंट कर रहा है। कंज्यूमर मार्केट के अंदर परचेज को वन टाइम फिनोमिना माना जाता है। कस्टमर आइटम को सिलेक्ट करता है, उनको परचेज करता है, वेरिएबल को एनालाइज करता है, डिलीवरी कर दी जाती है और पेमेंट क्लियर हो जाती है, तो यहाँ पर इसका एंड हो जाता है। लेकिन अगर हम एक बिज़नेस मार्केट की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, बिज़नेस मार्केट के अंदर किसी चीज़ को खरीदने का डिसीज़न बहुत पहले ले लिया जाता है, इसीलिए वेंडर को उनके साथ कमिटमेंट करनी होती है। ठीक है, और ये कमिटमेंट क्या होती है, जैसे अगर आज हमने डिसीज़न लिया तो वो ऑर्डर हम आज प्लेस करेंगे तो उसको बनने में, उस चीज़ को मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर बिज़नेस मार्केट को एक कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि जिस तरह के प्रोडक्ट की हमने डिमांड की है वो सेम प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होगा। लेकिन कंज्यूमर मार्केट के अंदर कुछ इस तरह के कमिटमेंट्स नहीं होते हैं, तो इस तरह की कमिटमेंट की एक एब्सेंस होती है इन केस ऑफ कंज्यूमर मार्केट। नेक्स्ट है स्पेयर एंड सर्विसेज। अगर एक स्पेयर एंड सर्विसेज में क्या होता है कि जो बिज़नेस मार्केट है वहाँ पर अगर बड़ी बड़ी मशीनरीज़ को हम खरीद रहे हैं तो फ्यूचर में उनके हमें स्पेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनके सर्विसेज की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आज हमने कुछ ख़रीदा है तो इन फ्यूचर वी नीड सम स्पेयर पार्ट्स एंड सम सर्विसेज रिगार्डिंग दैट। लेकिन कंज्यूमर मार्केट के अंदर इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। कंज्यूमर मार्केट के अंदर हमें मतलब जो भी हम खरीदते हैं वो काफ़ी सिंपल और कंज्यूमर फ्रेंडली होते हैं जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं। तो वेंडर क्या करता है, तो वेंडर एक कॉन्ट्रैक्ट कर देता है कि उनको हमें मेंटेन करके रखना है। ठीक है, हमें मेंटेन करके रखना होता है। कंज्यूमर गुड्स वाले केस में एक ऐसा मतलब वेंडर क्या करते, सिर्फ उसने हमें गुड्स को सेल कर दिया, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम एक बिज़नेस मार्केट की बात करें तो वहाँ पर फ्यूचर में स्पेयर पार्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, सर्विसेज की भी ज़रूरत होती है। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है तो वो सब चीज़ें प्रोवाइड करता है जिसे हमने उनको ख़रीदा है। डिसाइडिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होगा, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बजाय यहाँ पर अथॉरिटी एंड प्रोसीजर है। एक बिज़नेस मार्केट के अंदर जब गुड्स को ख़रीदा जाता है, जब मशीन्स वगैरह को हम ख़रीद रहे हैं, जब हम रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं, तो उनका जो डिसीज़न लिया जाता है वो अथॉरिटी के थ्रू लिया जाता है और एक बड़ी प्रोसीजर के बाद ये जो डिसीज़न है वो इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन अगर हम एक कंज्यूमर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर इस तरह के कोई डिसीज़न नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ पर तो किसी चीज़ को अगर हम ख़रीदना चाहते हैं तो हम मार्केट में जाते हैं और उनको हम ख़रीद लेते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा ज़्यादा सोचने की, समझने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक डिफरेंस है कि अथॉरिटी डिसाइड करती है किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने या ना ख़रीदने का वो डिसीज़न लेती है, प्रॉपर एक प्रोसीजर होती है जिसके बाद डिसीज़न को फाइनलाइज कर लिया जाता है और ये जो प्रोसीजर होती है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। कई बार डिसीज़न डिले भी हो जाते हैं और कई बार उन डिसीज़न को रोक भी दिया जाता है। तो मीन्स ये एक डिफरेंस होता है कि एक बिज़नेस मार्केट के अंदर जो ये अथॉरिटी डिसाइड करती है कि हमने क्या ख़रीदना है और इसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है जिसको हमें फॉलो करना होता है।
तो ये कुछ बेसिस है डिफरेंस के कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट के अंदर। इसके बाद जो टर्म आती है वो है बायर बिहेवियर। बायर बिहेवियर हम इसको कंज्यूमर बिहेवियर का ही एक पार्ट मान के चलते हैं। इसके अंदर दोनों तरह के बिहेवियर को हम चेक करते हैं, इधर वो एंड यूज़र हैं या वो अल्टीमेट यूज़र हैं या वो बिज़नेस यूज़र हैं, मतलब जो इंटरमीडिएट यूज़र हैं, तो उन सब के बिहेवियर को हमें चेक करना होता है। बायर बिहेवियर बेसिकली क्या है? बायर बिहेवियर एक ऐसा एक्शन होता है पीपल टेक रिगार्ड टू बाइंग एंड यूजिंग प्रोडक्ट, कि वो एक ऐसा एक्शन करते हैं, एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे वो चीज़ों को खरीदते हैं और उनको यूज़ करते हैं। बायर बिहेवियर को समझने के लिए मार्केटर को क्या करना होगा? मार्केटर को पहले कंज्यूमर को समझना होगा जो बाइंग डिसीजन लेता है। तो कंज्यूमर को समझने की ज़रूरत है, जिसे बाइंग डिसीजन लेना है तो हम बायर बिहेवियर को समझ सकते हैं। बायर बिहेवियर को समझना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो चुका है आज की डेट में, क्योंकि अगर हमें कुछ भी सेल करना है, कुछ भी प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हमें बायर बिहेवियर को समझने की ज़रूरत है। अब बाइंग प्रोसेस होती है, एक बायर किसी चीज़ को क्यों ख़रीदता है तो उसकी प्रॉपर प्रोसेस होती है, जिसके बाद वो डिसीज़न लेता है कि मुझे इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल नीड रिकग्निशन होती है। सबसे पहले कंज्यूमर क्या करेगा? अपनी नीड को वो रिकग्नाइज़ करता है। ये फर्स्ट पॉइंट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। नीड रिकग्निशन में हम क्या लेते हैं? इसमें हम पहले अपनी वांट, अपने डिज़ायर को के बारे में हम अवेयर होते हैं, ठीक है, जिसके बिना हमें लगता है कि अगर हम उस नीड, उस वांट को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो हम रेस्टलेस अपने आप को फील करते हैं, या मतलब हम एक टेंशन सी हमारे माइंड में रहती है। तो सबसे पहले तो हमें उस नीड को रिकॉग्नाइज़ करना होगा। इसमें ये होता है कि कुछ स्टिमुलीज होते हैं, कि स्टिमुलीज क्या है कि कुछ ऐसे हमारे मन में कुछ ऐसा होता रहता है कि हमें अपनी नीड को सेटिस्फाइड करना है, और वो स्टिमुलीज इंटरनली भी अराइज हो सकते हैं और वो एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नीड को रिकॉग्नाइज़ करना होगा, इसके बाद ही हम लोग डिसीज़न लेते हैं कि क्या हमें उसको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। फिर आता है इंफॉर्मेशन रिसर्च। नीड रिकॉग्नाइज़ करने के बाद हम लोग इन्फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। हम जब एक नीड आती है, हमने उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जो हमारी नीड है उसके लिए, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल है। कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट होता है वो फर्दर ये इन्फॉर्मेशन को देखेगा, प्रोडक्ट के बारे में, उस सेटिस्फैक्शन के बारे में, वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को सर्च आउट करता है। कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे अगर आप लोग भी कुछ परचेज़ करने के लिए जाते हो, आपके मन में कोई नीड है कि जैसे कुछ ड्रेस के रिगार्डिंग हो सकती है, ठीक है, आप वो लेना चाहते हो, या कुछ ऐसा शूज़ के रिगार्डिंग हो सकती है, तो वो नीड को आपने रिकॉग्नाइज़ किया। फिर आप वो कहाँ से ख़रीदेंगे या वो ड्रेस आप कहाँ से बनवाएंगे, तो वो आइडियाज़ आपको कहाँ से मिलते हैं? वो आइडियाज़ आपके फ्रेंड्स आपको दे सकते हैं, आपके रिलेटिव्स आपको दे सकते हैं, आपके नेबर से हो सकता है, डीलर आपको दे सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू आपको मिल सकता है, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो आपको इस तरह के आइडिया दे सकती हैं। तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपकी ज़रूरत का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद आप इवेलुएट करते हो और इंटेंशन होती है। जब आपने इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली है, आपने सारे जो सोर्सेज थे वहाँ से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है, फिर इसके बाद आप उनको वेट असाइन करते हो, आप उनको वैल्यूज़ असाइन करते हो अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया था उसके बेस पर। मतलब आप यहाँ पर जजमेंटल हो जाते हो, आपको इवेलुएट करना है, आपको इंटेंशन को डेवलप करना है। इंटेंशन क्या कि क्या आप उस आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे या उसको रिजेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फाइनल जो आपका परचेजिंग का डिसीज़न होता है वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर किसी चीज़ को ख़रीदने की पॉजिटिव इंटेंशन कितनी आई है। अगर आपके अंदर किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी जो सोर्स इन्फॉर्मेशन का था उसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में पॉजिटिव इंटेंशन हो जाती है, फिर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदने का डिसीज़न ले लेते हैं। तो नेक्स्ट यही स्टेप है कि परचेज़ का डिसीज़न होगा। ये पॉजिटिव इंटेंशन होती है कंज्यूमर की, जिसकी वजह से वो परचेज़ का डिसीज़न लेता है। परचेज़ के डिसीज़न में कंज्यूमर की एक कमिटमेंट हो जाती है कि वह प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदेगा।
ये बेसिकली लास्ट स्टेज होती है बाइंग प्रोसेस की, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप एक्सचेंज प्रोसेस को कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पे आप जब आप ख़रीदते हो तो वो ट्रायल या अडॉप्शन पर्पस से भी हो सकता है कि आप जस्ट एक ट्राई के लिए ख़रीद रहे हैं, ठीक है। ट्राई करने के बाद ये फर्स्ट टाइम परचेज़ होता है। तो अगर आप ट्राई करके ख़रीदते हो, ये बेसिकली नॉन ड्यूरेबल केस में होगा, क्योंकि अगर आपने इसको ख़रीद लिया तो आप इसको दोबारा ना खरीदने का डिसीज़न ले सकते हैं। ड्यूरेबल वाले केस में ऐसा नहीं होता है। तो नॉन ड्यूरेबल में आप ट्रायल या अडॉप्शन के बेस पर आप डिसीज़न ले सकते हो। तो आप उसको ख़रीद रहे हो, अगर आपको लगता है कि वो आपकी नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है तो फिर आप उसकी रिपीट परचेज़ करते हैं। लास्ट स्टेप जो आता है दैट इज़ पोस्ट परचेज रिएक्शन। इसके बाद क्या होगा कि जब आप किसी चीज़ को ख़रीद लेते हो फिर आप अपना एक पोस्ट परचेज रिएक्शन देते हैं कि गुड्स को ख़रीदने के बाद आप ये देखते हैं कि क्या जो हमने ख़रीदा है तो उसके बाद हमारे ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो ये आपका बिहेवियर होता है कि आप ये वेरीफाई करते हो कि जो कमिटमेंट आपको मिला था प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आपका उसके लिए आपका बिहेवियर कैसा होगा। पोस्ट परचेज बिहेवियर जो एक्सपीरियंसेस हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की फीलिंग हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव फीलिंग है तो वो सेटिस्फैक्शन होगा और इसका क्या रिज़ल्ट होगा कि आप दोबारा ख़रीदेंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी ख़रीदेंगे तो एटलीस्ट आप दूसरों को रिकमेंड करेंगे। लेकिन अगर आप डिससेटिस्फाइड हो, आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, तो इससे एंग्जाइटी और डाउट्स आपके बढ़ जाते हैं। तो इस स्टेज पर आपको लगता है कि ना तो आप खुद खरीदने का डिसीज़न लेंगे और ना ही किसी और को रिकमेंड करेंगे। तो ये एक पूरी प्रोसेस है कि बाइंग जो डिसीज़न है वो कैसे लिए जाते हैं, बाइंग प्रोसेस क्या होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बाइंग बिहेवियर। जो बाकी का इसका पार्ट है इस चैप्टर का वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।